सभी को नमस्कार। सभी को नमस्कार। सभी को सबसे पहले 5 दिवसीय दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का पावन पर्व आप सभी मना रहे हैं। आते हैं अपने मुख्य मुद्दे पर। आज रीट परीक्षा का परिणाम हम सबके सामने आया। इस परिणाम में क्या क्या खामियां रही हैं, क्या कट ऑफ रह सकती है, बीएड वालों को शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, इन सब बातों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो प्रश्नों पर आपत्तियां लगी थी, उन आपत्तियों का क्या हुआ, कौन से प्रश्नों पर स्वीकार की गई, कौन से प्रश्नों पर नहीं मानी गई। मैंने जैसा पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये कमेटी का अधिकार है। बोर्ड ने जो कमेटी गठित की है वो कमेटी ही निर्णय करती है अंतिम। कुछ प्रश्नों पर सही निर्णय किए गए हैं, कुछ प्रश्नों पर अभी भी लगता है निर्णय सही नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले हिंदी भाषा मनोविज्ञान की हम चर्चा करें। मनोविज्ञान में जैसा आंसर की में पहली आंसर की में आया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। संभावना थी एक आत्मीकरण और अनुकूलन वाले प्रश्नों में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया था कि निदानात्मक उपलब्धि परीक्षण का ही एक भेद है और उपभेद को पहले माना जाता है, इसलिए उपलब्धि परीक्षण नहीं मान करके निदानात्मक वाले को मान लिया। दूसरा, आत्मीकरण भी अनुकूलन का ही एक तरह से उपभेद माना जाता है, तो उसमें भी अनुकूलन को नहीं मान करके आत्मीकरण उपभेद को स्वीकार कर लिया गया। अब आते हैं हिंदी के प्रश्नों पर। हिंदी में कौन कौन से प्रश्नों को स्वीकार किया गया है। लेवल 2 भाषा प्रथम हिंदी के अंतर्गत हम चर्चा करें। सबसे पहले सीसीई वाला जो प्रश्न था उसमें बोनस अंक दिया गया है। मेरे हिसाब से उसमें बोनस नहीं दिया जाना चाहिए था। प्रश्नों की व्यापकता पिछली बार जब सही माना है तो इस बार भी प्रश्नों की व्यापकता को ही सही उत्तर माना जाना चाहिए था। हो सकता है पिछली रीट में एक प्रश्न के कारण यदि कुछ अभ्यर्थी मेरिट से बाहर हो गए हो तो वो इस पर आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं कि जब पिछली बार इसमें ये माना गया था, अब की बार बोनस दिया गया तो हमें भी बोनस मिलना चाहिए था, क्या हम मेरिट में नहीं आ सकते थे। लेकिन कमेटी का निर्णय है वो सर्वमान्य होता है। उसके बाद में चलते हैं सीसीई पर। प्रश्नों की व्यापकता और दायरे की व्यापकता दोनों को ही तवज्जो दी गई, बोनस अंक दे दिया गया, लेकिन मेरे हिसाब से इसमें प्रश्नों की व्यापकता को मानना चाहिए था। दूसरा प्रश्न जो है डॉक्टर चंद्रा, उसमें भाववाचक संज्ञा को अब सही उत्तर माना गया है। वैसे तो कमेटी का निर्णय बिल्कुल सही है। साहस शब्द भाववाचक संज्ञा का ही शब्द है और भाववाचक संज्ञा ही सही उत्तर होना चाहिए और माना भी गया है, बिल्कुल स्वागत योग्य कदम है। लेकिन जिन्होंने पाठ्य पुस्तक पढ़ करके गुणवाचक विशेषण सही उत्तर कर दिया, उनको नुकसान में क्यों डाला गया। कमेटी को यहाँ यह निर्णय लेना चाहिए था, इस प्रश्न में भी दोनों पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बोनस अंक दिया जाना चाहिए था। हालांकि गुणवाचक विशेषण बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इसमें बालकों की कोई गलती नहीं है, अभ्यर्थियों की कोई गलती नहीं है। पाठ्य पुस्तक में जिन्होंने इसको गलत लिखा उनकी गलती है, तो यहाँ अभ्यर्थियों को इसमें भी बोनस अंक दिया जाना चाहिए था। लेकिन अब ये कोर्ट का मामला बन चुका है। जो यदि मेरिट के निकट आकर के रहते हैं वो अभ्यर्थी कोर्ट में जा सकते हैं। और कक्षा 8 में जो पाठ्य पुस्तक हिंदी की, उसमें अपराजिता नामक पाठ है, उसमें यह उदाहरण ज्यों का त्यों लिखा हुआ है, उसको आधार बना करके कोर्ट में जाया जा सकता है। तीसरा प्रश्न जो वाक्य वाला था,
उसमें भी हालांकि संयुक्त वाक्य बनता है, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया था कि हिंदी के कुछ प्राचीन वैयाकरण हैं, उन्होंने क्योंकि और इसलिए की सही व्याख्या नहीं की और उस आधार पर उन्होंने मिश्र वाक्य के रूप में उसको स्वीकार कर लिया। उसमें भी अब कोई आपत्ति बनती नहीं है। ज्यादातर उत्तर जो माने गए हैं वो कक्षा 6, 7, 8 की पाठ्य पुस्तकों को आधार में रख करके ही स्वीकार किए गए हैं। इसलिए हिंदी में मुख्यतः ये 3 प्रश्न डाउटफुल थे। प्रश्नों की व्यापकता में बोनस दिया गया। डॉक्टर चंद्रा में भाववाचक संज्ञा को मान लिया गया है, लेकिन जिन्होंने गुणवाचक विशेषण किया है उनके लिए रास्ते कोर्ट के ही अब खुले हैं। जो कोर्ट में जाएगा उनको उस पुस्तक के आधार पर कुछ लाभ हो सकता है। वाक्य वाले प्रश्नों पर पूरी संभावना नहीं है कि उनको लाभ होगा। उसको आपत्ति में ले जाने से आपको कोई फायदा होने वाला अब नहीं है शायद। संस्कृत में मुख्य रूप से 2 ही प्रश्न डाउटफुल थे। संस्कृत भाषा द्वितीय के रूप में लेते हैं तो एक प्रथम सोपान संभाषण हमने बताया था और बोर्ड ने श्लोकानाम स्मरणम को स्वीकार किया था पहले, लेकिन अब आपत्तियों के आधार पर संभाषणम को स्वीकार कर लिया है। बिल्कुल सही है, उसमें अब कोई आपत्ति दर्ज होने योग्य नहीं है। दूसरा श्रवण कौशल और पठन कौशल पर आपत्ति थी। बोर्ड ने पहले पठन कौशल को माना था, लेकिन जब आपत्तियां दी गई तो उन आपत्तियों के आधार पर श्रवण कौशल को सही उत्तर मान लिया है। ये भी बिल्कुल सही है। हम सामाजिक अध्ययन की बात करें। सामाजिक अध्ययन में चूहा वाला प्रश्न विवादित था। 7वीं की पुस्तक में द्वितीयक और आगे उच्च कक्षाओं में प्राथमिक उपभोक्ता उसको दर्शा रखा था। दोनों को आधार में रख करके दोनों उत्तर स्वीकार कर लिए। ये भी बच्चों के हित में है, किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसको और टिस्को वाले प्रश्न में भी विवाद था। उस विवाद को भी खत्म करने के लिए दोनों उत्तर स्वीकार कर लिए गए। ये भी स्वागत योग्य कदम है। लेकिन महाराणा प्रताप को अभी भी अधूरा छोड़ दिया गया। हालांकि 7वीं 8वीं की पाठ्य पुस्तकों के आधार पर बोर्ड ने सही उत्तर मान लिया है, लेकिन उच्च कक्षाओं के आधार को देखें तो ये प्रश्न भी अब कोर्ट में जाने के लिए बन चुका है। इसको कोर्ट में ले जाने की संभावना बन रही है। तो ये कुछ प्रश्न थे जिन पर विशेष रूप से आपत्तियां दर्ज की गई थी। एक जिला उपभोक्ता न्यायालय वाला भी विवाद में है। उस प्रश्न को भी न्यायालय में ले जाया जा सकता है। एनसीईआरटी और बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों में मतभेद है। बोर्ड ने अपनी पाठ्य पुस्तकों को तवज्जो दी है और अपनी पाठ्य पुस्तकों के आधार पर ही इन प्रश्नों के उत्तर स्वीकार किए हैं। गोपाल सिंह खरवावाला भी केवल 7वीं की पुस्तक में ही उसको तिहाड़ जेल में दर्शाया गया है। उसके अलावा और कहीं ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा देखें, तिहाड़ जेल की स्थापना 1956 के लगभग मानी जाती है और गोपाल सिंह खरवा का निधन 1939 में लगभग हो गया था। तो इस आधार पर भी वो प्रश्न थोड़ा सा डाउटफुल बनता है। उसमें भी कमेटी को कुछ निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन नहीं लिया गया। डॉक्टर चंद्रावाले पर एक और आधार बना करके आप आपत्ति लगा सकते हैं। देखिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय आदि के प्रश्न थे वो केवल गद्यांश पद्यांश पर आधारित दे रखे थे। गद्यांश में से पूछा जाएगा, पद्यांश में से ये प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन वो गद्यांश पद्यांश को छोड़ करके अलग से प्रश्न पूछा गया। तो यदि आप कोर्ट में कोई अपनी आपत्ति दर्ज करवाते हैं तो उसको भी आधार बना करके रिट में दायर करवा सकते हैं। 30-1 वाला बोनस क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए प्राथमिक स्तर पर अगर आज जो मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई है शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ, उसमें जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसमें भी ये लिखा हुआ कि प्राथमिक पर रेशियो 30-1 है और उस प्राथमिक में रेशियो 35-1 है और बोर्ड ने 30-1 को ही आधार माना है। वो बिल्कुल सही है, वो आपत्ति में सही नहीं था। चलिए, तो ये तो कुछ प्रश्नों की बातें हुई। अब बीएड वालों पर चर्चा करते हैं। बीएड जो फाइनल ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, उनका क्या होगा? देखिए, रीट की विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ था कि
रीट का रिजल्ट आने तक यदि बीएड का रिजल्ट आ जाता है तो वो पात्र माने जाएंगे, और रीट का रिजल्ट आ चुका है लेकिन अभी तक बीएड फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं हुआ है, घोषित नहीं हुआ है, इसलिए वो अपात्र हो चुके हैं। उनको अब आगे की परीक्षाओं के लिए ही अपनी तैयारी करनी है। स्पष्ट विज्ञप्ति में लिखा हुआ था तो उनका कोर्ट में भी जाएंगे, तो मेरे हिसाब से कुछ होने वाला नहीं है। श्रवण कौशल में बोनस नहीं दिया, श्रवण कौशल पहले पठन कौशल माना था, अब श्रवण कौशल को मान लिया है आपत्ति के आधार पर, तो बिल्कुल सही माना है उन्होंने। जो हमने दस्तावेज दिए थे उन्हीं के आधार पर स्वीकार हुआ है। अब बीएड वाले अगर कोर्ट में जाते हैं तो मेरे हिसाब से उनको फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि विज्ञप्ति में स्पष्ट लिखा हुआ है। अब आते हैं अपनी मुख्य चीजों पर कि मेरिट का आधार क्या हो सकता है, कितनी मेरिट अब जा सकती है। देखिए, मैंने भी टेलीग्राम पर कुछ मार्कशीट्स डाली हैं कि इसके 138 नंबर आ रहे हैं, इसके 139 आ रहे हैं, इसके 142 आ रहे हैं, और उनको देख देख करके बच्चे घबरा रहे हैं कि जब इनके इतने इतने नंबर आ रहे हैं तो हम तो शायद बाहर हो जाएंगे। लेकिन अब एक विश्लेषण से मैं आपको बताना चाहूंगा कि 135 प्लस 135 से लेकर के 150 के बीच में आने वाले अभ्यर्थियों की अधिकतम संख्या आप कितनी मान सकते हैं। जिनके 135 से ऊपर अंक आए हैं, चाहे वो फर्स्ट लेवल का हो, चाहे एसएसटी का हो या साइंस मैथ्स का हो, मेरे हिसाब से मैं मानता हूं कि 135 प्लस वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग 2000 हो सकती है। 2000 अभ्यर्थी 135 प्लस हो सकते हैं। इसके बाद में 130 से 135 की अपन चर्चा कर लें कि 130 से 135 के बीच में कितने हो सकते हैं। इसको हम 2 को डबल कर लेते हैं कि 130 से 135 के 4000 बच्चे हो सकते हैं, तो 130 से ऊपर वालों की संख्या 6000 हो गई। अब चलते हैं कि 125 से 130 के बीच में कितने होंगे, तो इनकी संख्या भी हम 8000 मान लेते हैं, डबल कर लिया। 125 से 130 के बीच में 8000 स्टूडेंट्स, 130 से 135 के बीच में 4000 स्टूडेंट्स, और 135 प्लस वाले 2000 स्टूडेंट्स, कुल मिलाकर के होते हैं 14000 अभ्यर्थी। अब 14000 में से प्रथम लेवल वाले कितने हो सकते हैं, साइंस मैथ्स वाले कितने हो सकते हैं, और एसएसटी वाले कितने हो सकते हैं। इनका यदि रेशियो निकालते हैं तो 14000 में से बीएसटीसी वालों की संख्या मैं मानता हूं लगभग 5000 स्टूडेंट्स हैं, और साइंस मैथ्स वालों की भी ये मान लें कि लगभग 5000 या 6000 भी हो सकते हैं, वो साइंस मैथ्स वाले स्टूडेंट्स हैं। एसएसटी वालों की संख्या लगभग 4000 अधिकतम बचती है कि 125 से ऊपर वाले 4000 अभ्यर्थी हो सकते हैं। ये 125 से ऊपर का रेशियो अपने सामने है। कुल सीटें होंगी 31000, उसमें से 125 प्लस वाले 14000 हैं, और 50% के लगभग जनरल रहता है। तो अब अपनी मुख्य बिंदु पर आते हैं कि अब कट ऑफ क्या रह सकती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं जनरल की कट ऑफ बताऊंगा, और जनरल में साइंस मैथ्स वालों की बताऊंगा। साइंस मैथ्स की सीटों को आने की संभावना कि इनकी सीटें ज्यादा होती हैं, उस आधार पर कट ऑफ मेरे अनुसार जो जाने की संभावना है वो 83.7% तक जा सकती है जनरल की। कैसे? जनरल अभ्यर्थी जिसके रीट में 128 नंबर आ रहे हैं, रीट में हम 128 मान लेते हैं कि जनरल कैंडिडेट की साइंस मैथ्स में कट ऑफ 128 है, 128 को आधार मानते हैं तो लगभग 76.8% अंक बनते हैं। रीट का प्रतिशत निकालने के लिए जितने अंक आपके आए हैं उसको पहले 3 से गुणा कर लो, और 3 से गुणा करने के बाद में 5 का भाग दे दो, वो आपका परसेंटेज रीट का हो जाएगा कि रीट में कितने प्रतिशत आपके बन रहे हैं। जितने अंक हैं उनको पहले 3 से गुणा कर लो, फिर 5 का भाग दे दो, तो 128 अंक वालों का प्रतिशत 76.8% बचता है। अब जिन्होंने रीट में 76% अंक ले लिए हैं वो बीएससी में कितना लेता होगा या ले रहा होगा,
तो इसको आधार मान करके मैं कहूँ कम से कम उसके 65% अंक तो अवश्य ही बन रहे होंगे। तो 65% का मतलब है उसमें 10 का भाग देंगे तो 6.5 अंक हैं वो बीएससी के हो जाते हैं। इस तरीके से लगभग 83.3% का रेशियो है, 83.3 के लगभग आता है। अगर इसको हम 70% माने तो 83.8% हो जाता है, लेकिन 83% है वो साइंस मैथ्स जनरल की कट ऑफ जा सकती है। सीटें चाहे थोड़ी बहुत कम बत्ती कितनी भी हो सकती है, लेकिन लगभग ये मेरा अनुमान है 83 या 83.5 के बीच में जनरल की कट ऑफ रहेगी। अब चलते हैं एसएसटी की कट ऑफ क्या रह सकती है। हालांकि मैंने पहले ही मेरे वीडियो में ये लगभग रेशियो दे दिया था कि 81% के लगभग एसएसटी जनरल की कट ऑफ जा सकती है, लेकिन अब जो परिणाम आया है उस परिणाम को देखते हुए पुनः आपसे बताना चाहूंगा कि जनरल कैंडिडेट जिसने रीट में 124 अंक ले लिए हैं या 125 मान लो, चलो 125 अंक जिसके जनरल में है उसका 75% हो जाता है, और जो 75% यहां ला रहा है उससे आशा करते हैं कि लगभग वो 55% बीए में ग्रेजुएशन में भी अवश्य ला रहा होगा। तो 75 और 5 को हम जोड़ते हैं तो वही 80%, 80.5% का रेशियो एसएसटी जनरल के लिए जाता है। तो 80% अंक या ये मान लें 80.5% अंक यदि आपके आ रहे हैं तो जनरल वाला मैं सुरक्षित मानता हूं, वो बिल्कुल सुरक्षित है, उसका सिलेक्शन निश्चित है। अब लेवल फर्स्ट की बात करते हैं। लेवल फर्स्ट में अगर बीएड वालों को शामिल किया जाएगा तब तो कट ऑफ जनरल की 130 अंकों से ऊपर ही जाएगी। 130 प्लस लेवल फर्स्ट की कट ऑफ रहेगी। अगर उनको नहीं लिया जाता है, शामिल नहीं किया जाता है, बीएड वालों को बाहर कर दिया जाता है, केवल एसटीसी वाले बचते हैं, तो उनकी कट ऑफ लगभग 122 अंक रहेगी। लेवल फर्स्ट में 121 या 122 अंक तक कट ऑफ जा सकती है। लगभग रेशियो ये रहने वाला है। अब अन्य वर्ग के बारे में हम देखें, अन्य वर्गों में कट ऑफ क्या जा सकती है। तो देखिए, जनरल की जो कट ऑफ मैंने बताई है, साइंस मैथ्स में 83.5 के लगभग, एसएसटी में 80.5 के लगभग, और बीएसटीसी वालों के लिए बता दी 122 अंक आप देख सकते हैं। ओबीसी की कट ऑफ इससे कितनी कम जा सकती है, तो ओबीसी की कट ऑफ जनरल से 1.5% कम रहने की संभावना है। अगर जनरल की हम 83.5 साइंस मैथ्स में मानते हैं तो ओबीसी की 82% रहेगी। एसएसटी में 80.5 मानते हैं तो इसमें 79% जाने की संभावना है ओबीसी में। ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस में कितना कम हो सकता है, तो ईडब्ल्यूएस की जनरल से लगभग 2.5 या 3% कम जा सकती है। जनरल वालों से 2.5% या 3% कम होने की संभावना है। तो उसमें 83.5 में 3 कम कर दीजिएंगे तो 80.5 आएगा, और 80.5 में 3 कम करें 77.5 के लगभग ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ रहेगी। चलते हैं अब एमबीसी। एमबीसी की कट ऑफ जनरल से 4% तक कम जाने की संभावना है। जनरल की जो कट ऑफ बताई है उससे 4% कम कर लीजिएगा। आधार में देखें तो 5% में अकेली जाती है, उस आधार पर आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है। तो लगभग 75-76 के बीच में एमबीसी की कट ऑफ जाने की संभावना है एसएसटी में, और 79 के लगभग जाएगी साइंस मैथ्स में। चलते हैं एससी एसटी, इनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो एससी एसटी की कट ऑफ है वो जनरल से 5% तक कम आ सकती है। जनरल की जो मैंने कट ऑफ बताई है उससे 5% कम कर लेंगे तो वो कट ऑफ
लगभग आ जाती है SC ST कैंडिडेट्स के लिए, लगभग बराबर सी रहती है। अब चलते हैं दिव्यांग के लिए कि जो विकलांग कोटे से हैं उनका कैसे निकलता है। तो विकलांग कोटे का 4% आरक्षण है वो हॉरिजेंटल है। कुल सीटों में पहले एक साथ मेरिट बना ली जाती है और उसमें देखा जाता है कि यदि 4% विकलांग पहले से आ रहे हैं या नहीं आ रहे, अगर पहले से ही उनमें आ जाते हैं, जनरल की कट ऑफ में आ रहे हैं, तो फिर उनको अलग से कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, उनको ही मान लिया जाता है। भूतपूर्व सैनिक में भी हॉरिजेंटल आरक्षण होता है, उसमें भी पहले अगर उनका रेशियो देखते हैं जनरल में कितने फाइट कर रहे हैं, उतने आगे तो ठीक है, नहीं आए तो फिर जितने कम पड़ते हैं उतने फिर अन्य वर्ग से अनुसार ले लिए जाते हैं, उनके अनुसार कट ऑफ कम कर दी जाती है। अब डाइवर्स कोटे की और विडो कोटे की कट ऑफ क्या रह सकती है? तो 7-8 की संभावना है। डाइवर्स किसी भी श्रेणी में है, 107-8 के लगभग नंबर आ रहे हैं तो वो सिलेक्शन की दौड़ में है SST के अंतर्गत। साइंस मैथ्स में 110 अंक, 111 अंक हो सकते हैं। फर्स्ट लेवल में 100 के लगभग वो अपना मान सकते हैं। विडो श्रेणी में लगभग महिलाएं चयनित हो जाएंगी जो पास मार्किंग निर्धारित हैं विभाग के द्वारा। अगर वो पास मार्किंग ले आते हैं तो लगभग सभी विडोज का सिलेक्शन हो सकता है। ये जो SST की मैं बोल रहा हूं, SST का मतलब SST हिंदी और संस्कृत, इन 3 सब्जेक्ट से है। SST हिंदी और संस्कृत तीनों को एक मानकर चले। अब इंग्लिश वालों के ऊपर थोड़ा सा अलग चलते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट की कट ऑफ क्या रहेगी? इंग्लिश की कट ऑफ जनरल कैंडिडेट 120 अंक इसमें ला रहा है और BA में ग्रेजुएशन में इसके 60% हैं, यानी 120 का मतलब 72 और 6 78% कट ऑफ इंग्लिश वालों की रहेगी। इंग्लिश वालों की जनरल की कट ऑफ 78% तक रहने की संभावना है और बाकी कैटेगरीज उसी के अनुसार कम करते रहें। OBC वाले 1.5% कम कर लें, EWS वाले 3% तक कम कर सकते हैं, MBC वाले 4% तक कम कर सकते हैं इंग्लिश में, और SC ST वाले 5% तक कम कर सकते हैं। ये कट ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए होने की। दिव्यांग आ रहे हैं, कितने भूतपूर्व सैनिक आ रहे हैं? तो दिव्यांग और भूतपूर्व सैनिक वालों की भी अपन देखें तो लगभग ये है कि वो 110 के लगभग हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बेड वालों का मैंने बता दिया है पहले, उनका क्या होने वाला है। अब जो प्रश्न मैंने आपको बताए हैं, गुणवाचक विशेषण जिन्होंने डॉक्टर चंद्रावाले में कर रखा है उनकी अभी आपत्ति स्वीकार नहीं हुई, लेकिन अब आप कोर्ट का सहारा ले सकते हैं। जो पुस्तक मैंने बताई कक्षा 8 की हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसमें 13वां पाठ है अपराजिता नाम का, उसके प्रश्न उत्तर में ये वाक्य जो का त्यों लिखा हुआ है जैसा परीक्षा में आया था, उसको आधार बनाकर के आपत्ति लगाई जा सकती है। कोर्ट में अब उसी को फायदा होगा जो रिट दायर करेगा। ये जो आपत्तियां थी उसमें जिसने लगाई या नहीं लगाई सभी को फायदा हो गया, लेकिन आगे की प्रोसेस में जो कोर्ट में जाएगा उसी को फायदा होगा, कोर्ट में नहीं जाएगा उसको फायदा नहीं होगा। और कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो मैसेज कर सकते हैं। कट ऑफ मैंने लगभग ये संभावित बता दी है। पदों का वर्गीकरण होने के बाद में कुछ और परिवर्तन संभव है, लेकिन जैसा फर्स्ट वीडियो में लगभग मैंने बताया था उसी के लगभग जाने की संभावना है। रीट में जो मेरे चैनल के माध्यम से आज तक मैं आपको बताता आया हूं, लगभग सूचनाएं हैं वो आपको सही प्राप्त हुई हैं। ये भी मैंने पहले कहा था कि आप केवल 6, 7, 8 की पाठ्य पुस्तकों को पढ़िए, उन पर ध्यान दीजिए, लगभग प्रश्न उन्हीं पुस्तकों से आए हैं। उसके बाद में जब आंसर की आई उसमें कुछ प्रश्न गलत आए तो सबसे पहले आगे आकर मैंने उनके प्रूफ आपको उपलब्ध करवाए कि इन प्रूफ्स के आधार पर आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हैं। कुछ अपनी स्वीकार हुई हैं, कुछ नहीं हो पाई,
उसका भी हमें खेद है कि कमेटी ने किस आधार पर उनको स्वीकार नहीं किया। अब ये फाइनल हो चुका है। अब आगे जिन्होंने जो मैंने कट ऑफ बताई है, इनके आसपास वाले स्टूडेंट्स अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार कर लें। जल्दी ही इसी महीने में आपको 31,000 पदों का विज्ञापन शिक्षा विभाग से निकलेगा। उसमें पुनः आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें। 3rd ग्रेड की वैकेंसी आने से पहले शायद 2nd ग्रेड की वैकेंसी भी आ जाएगी। 2nd ग्रेड के 10,000 पदों का विज्ञापन लगभग अंतिम चरण में है। साथ में 1st ग्रेड का विज्ञापन भी तैयार हो रहा है। तो जो लगभग इसके पास आ गए हैं या जिनका रीट में इस कैटेगरी में नंबर नहीं आ पा रहा है, उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई एक परीक्षा अपनी नहीं थी, अभी काफ़ी परीक्षाएं हमें देनी हैं। तो इसमें जिनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है उनको भी निराश नहीं होना है। बिल्कुल आप अपनी आगे की तैयारी में जुट जाएं। जो अभी से तैयारी में जुट जाएगा वो फायदे में रहेगा। अभी पिछले 1 साल से हम देख रहे हैं विज्ञप्ति आती है, विज्ञप्ति के 2-3 महीने में ही एग्जाम्स हो रहे हैं। तो अब आप विज्ञप्ति का आने का इंतजार न करें, आप अपनी तैयारी में अभी से लग जाएं। दिवाली के चावल खा लें और उसके बाद में एक प्रण बना लें कि इसमें तो जो हुआ सो हो गया, लेकिन अगली परीक्षा में अब मैं मेरा 100% दूंगा। इस आधार पर आप अपनी तैयारी में जुट जाएं। टीएसपी एरिया का इतना विशेष ज़्यादा नॉलेज मेरे को नहीं है, लेकिन टीएसपी की कट ऑफ है वो जो ये बताई जा रही है, इससे लगभग 7 से 8% कम रहने की संभावना है। जो मैंने बताया उससे 8% तो लगभग कम कर ही लीजिएगा। जनरल फर्स्ट लेवल में मैंने 122 बताई है, बीएसटीसी वाले के लिए रहते हैं तो, और उसके अनुसार आप परसेंटेज कम करते रहें। 1.5%, 3%, 4% और 5% कम करते रहें। चलो, ये आपकी कुछ शंकाएं मन में हो रही थी। काफी फोन भी मेरे पास आ रहे थे, लेकिन ये भी अभी एक संभावित कट ऑफ है। पदों का जब वर्गीकरण होगा तो कितने ज़्यादा कम ज़्यादा पद होते हैं, लेकिन ज़्यादा इसमें परिवर्तन होने की अब संभावना नहीं है, लगभग इसके आसपास रहेगी। इसलिए इसके अनुसार आप अपनी समस्याएं देख सकते हैं, हम किसके दौड़ में हैं या नहीं हैं। इस आधार पर आप अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं, ज़्यादा इधर उधर पूछने की जरूरत नहीं है। ये मैंने जो विश्लेषण किया है, आपने जो संख्या बताई, मैंने पूछे 135 प्लस वाले कितने हो सकते हैं, आपने अधिकतम 1000 बताए थे, मैंने उसको 2000 तक काउंट कर लिया, तब जाकर के भी 125 वाले का सिलेक्शन हो रहा है एसएसटी में। क्यों चिंता करते हैं आप? 124, 125 जिसके है वो जनरल में सिलेक्शन की दौड़ में है। चिंता करने की, घबराने की हमें आवश्यकता नहीं है। एसएसटी हिंदी और संस्कृत लगभग बराबर है। ये तो पहली बार जो कट ऑफ जारी होगी वो है। फिर कुछ का जैसे 2-2, 3-3 सब्जेक्ट में भी चयन हो जाता है, किसी का एसएसटी में भी हो गया, हिंदी में भी हो गया, अंग्रेजी में भी हो गया। तो ऐसे स्टूडेंट्स फिर एक में ज्वाइन करेंगे, दूसरा पद खाली हो जाएगा, दूसरी लिस्ट बाद में और भी निकलती है तो उसमें और भी कम होगी। ये तो पहली लिस्ट की ही संभावना है। चलिए, लगभग 4000 स्टूडेंट्स आज लाइव जुड़े हुए हैं, सभी का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। आपका सहयोग मुझे मिलता रहा और जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपकी सेवा में फिर मैं हाजिर रहूंगा। कोई भी प्रूफ ऑथेंटिक के लिए आपको जरूरत हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, उसके अनुसार जहां तक होगा उपलब्ध करवाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद सभी का।